नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा, उसका कोड है एग्रोन 311 और उसके नाम की बात करें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और इसके साथ में ही नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिसिशन फार्मिंग, मतलब तीन उसमें आते हैं, तीन पॉइंट आते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके साथ में एक अपने आता है नैनो टेक्नोलॉजी, एक आता है प्रिसिशन फार्मिंग। क्या आता है बेटा? प्रिसिशन फार्मिंग आता है। इसमें आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने को जब तक इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मतलब ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगी कि क्या कहना चाह रही है, तब तक आप इस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, अपन ने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है, उसमें आप आराम से देख सकते हो, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई है और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसके साथ में ही मैं आपको समझा भी देता हूँ प्रिसिशन फार्मिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। सबसे पहली आती है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या आती है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स आती है, इसको समझने की कोशिश करना। क्या आती है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये क्या करती है बेटा? ये कोई एक भौगोलिक एरिया होता है, एक भौगोलिक एरिया होता है, मतलब कोई भी स्थान है, कोई भी एक स्थान है, उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या हुआ? उसकी सूचना, उसकी सूचना को क्या कर लेता है बेटा? एकत्र कर लेता है। उसकी सूचना को क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है। उसको कहते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब कोई भौगोलिक स्थान है और उस स्थान की जानकारी को ये क्या कर लेता है बेटा? कलेक्ट कर लेता है, और इसको अपन क्या कहते हैं? जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो ये माइंड में आपके छप जाना चाहिए कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। एक भौगोलिक एरिया होता है और उस भौगोलिक एरिया की सूचना को ये क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है, मतलब वहां की जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। लाइक केस अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई भौगोलिक एरिया है, उस भौगोलिक एरिया में जो आपने सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, न्यूट्रिएंट वहां के कैसे हैं, वहां की मृदा की कंडीशन कैसी है, वो सारी चीजें जो होती है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अपने एग्रीकल्चर की बात करें, सभी सेक्टरों में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज होता है, पर इसका मेन अगर मैं थीम समझाना चाहूं तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक एरिया होता है। क्या होता है? एक एरिया होता है, और उस एरिया की क्या करते हैं? उस एरिया की इंफॉर्मेशन या सूचना को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, वहां की जानकारी प्राप्त करते हैं। दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तीनों को आपस में रिलेट करके भी बताऊंगा भी। एक आती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है बेटा? नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये जो नैनो प्रौद्योगिकी है, ये क्या करती है? ये एग्रीकल्चर में भी काम में आती है और हर सेक्टर में काम में आती है। मेडिकल क्षेत्र में भी काम में आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम में आती है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके लाभ क्या है, क्यों ये इतना काम में आ रही है, क्यों इतना पॉपुलर है, तो इसका सबसे पहला रीजन तो यह है, ये जिसका भी निर्माण करती है ना, उसका सूक्ष्म मात्रा में करती है। मतलब जो बहुत बड़ी मात्रा थी ना, उसको भी इसने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। पहली चीज एग्रीकल्चर में फायदे। दूसरी चीज की बात करूं, दूसरा है कि जो फर्टिलाइजर है तो उसको स्लो रिलीज करती है, मृदा पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ में ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है, ज्यादा रख रखाव का भी ऐसे माथापौड़ी नहीं रहती है कि कहाँ रखेंगे और कहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि सूक्ष्म मात्रा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी क्या है? ये यूजेज है, ये इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रकार की टेक्निक है, एक प्रकार की तकनीक है, जिसमें क्या करते हैं बेटा? जिसमें सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, स्लो रिलीज। जैसे फर्टिलाइजर की बात करूं, नैनो फर्टिलाइजर होते हैं तो वो स्लो रिलीज करते हैं। अब अपने वाले यूरिया को अपन डाल देते हैं बेटा नॉर्मल वाले को, तो वो क्या कर देता है? वो लीचिंग होकर नष्ट हो जाता है, कुछ प्लांट को प्राप्त हो जाता है, पर ये धीरे धीरे प्राप्त होता है,
धीरे धीरे प्राप्त होता है। अपन पेस्टिसाइड डालते हैं तो पेस्टिसाइड क्या कर देते हैं, मृदा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, पौधे पर डालते हैं, मानव स्वास्थ्य पर, पशु स्वास्थ्य पर, सब पर हानिकारक प्रभाव डाल देते हैं। ठीक है, किसी के कैंसर हो गया, किसी की क्या बीमारी होगी, पर बेटा ये वाले नहीं डालते हैं इतना, उसकी कंपेयर में ये वाले नहीं डालते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, एग्जाम्पल आपने सुना होगा नैनो यूरिया, नैनो यूरिया, नैनो फास्फोरस, नैनो पोटास आजकल आने लग गए। ठीक है, आपने सुना होगा कि 45 किलोग्राम का जो यूरिया का कट्टा आता है ना बेटा, 45 किलोग्राम का एक पैकेट आता है, उसकी जगह पर 1 लीटर की नैनो यूरिया की बोतल आने लग गई। 1 लीटर की नैनो यूरिया की बोतल आने लग गई। अब बेटा कहां पर तो 45 किलोग्राम का, उतनी दूरी में तो कितने को रख सकते हैं अपन, लगभग 50 को रख सकते हैं। मतलब 50 को रख सकते हैं, और 50 कवर करने के लिए कितनी जगह आवश्यकता होती है इसी नॉर्मल यूरिया को, और इसको अपन छोटे से एरिया में कवर कर लेते हैं। ये स्लो रिलीज, ये नाइट्रोजन उतनी देता है जितना ये 45 किलोग्राम का कट्टा देता है, पर ये स्लो रिलीज करता है आराम से, धीरे धीरे। प्लांट तेरे को चाहिए मैं दे दूंगा, मतलब डोंट वरी, मेरे पास में है, मैंने रख लिया आपके लिए नाइट्रोजन, और जैसे तेरे को चाहिए ना वैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये एक होती है नैनो टेक्नोलॉजी। क्या होती है बेटा, नैनो टेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद में आती है प्रिसिशन फार्मिंग। क्या आती है, प्रिसिशन फार्मिंग। इनकी आप एक तो जो डेफिनेशन है ना, सॉरी इनकी जो मीनिंग है ना, वो अच्छे से याद रखा करो। कई बार गलती कर देते हैं लिखने में, परिशुद्ध खेती, सटीक खेती, ये मत लिखा करो, सीधा प्रिसिशन फार्मिंग लिखो। ठीक है, इतनी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी तो आनी चाहिए। प्रिसिशन फार्मिंग क्या होता है बेटा, इसको सटीक खेती भी कहते हैं, परिशुद्ध खेती भी कहते हैं। सटीक या परिशुद्ध खेती, परिशुद्ध खेती आ जाएगी। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि सटीक खेती क्या होती है। सटीक का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट। सटीक का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट से एक वर्ड आता है राइट। क्या आता है, राइट। अब आप राइट मैनर, राइट मैनर, राइट इनपुट, राइट अमाउंट, राइट लोकेशन। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो, जो भी इनपुट दे रहे हो, कि सर इनपुट क्या क्या देते हैं, फर्टिलाइजर देते हो, पेस्टिसाइड देते हो, इसके साथ में ही आप कोई भी बीज वगैरह बो रहे हो, सिंचाई दे रहे हो, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए कुछ यूज में ले रहे हो, तो बेटा वो आप सही तरीके से यूज करो। मतलब जो देने का मेथड है ना, वो सही यूज करना है, सही इनपुट दो। मतलब यूरिया के लिए डिमांड है ना, तो यूरिया ही दो और मत दो। इसके बाद में आता है राइट अमाउंट, सही मात्रा में दो। इसके बाद में आता है राइट लोकेशन, सही जगह पर दो। अब आपको पत्ती पर स्प्रे करना है और आप जड़ों में दे रहे हो, जड़ों में देने के लिए बोल रहा है, और आप पत्ती पर स्प्रे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब सही लोकेशन पर आपको देना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लोकेशन या प्लेस भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, सटीक खेती। ये कॉस्ट को कम करती है। कैसे कम करती है, जैसे बेटा ये फील्ड है आपका, ये फील्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो अपन क्या करते हैं, अपन खेती में जो ट्रेडिशनल खेती है ना, उसमें भाई साहब पूरे एक लेकर आएंगे कट्टा यूरिया का, और पूरे खेत में समान मात्रा में दे देंगे। पर भाई साहब जो प्रीसीजन फार्मिंग है, प्रीशुद्ध खेती है, सटीक खेती है, ये एक खेती है, खेती का प्रकार है, जिसे ट्रेडिशनल फार्मिंग है ना वैसे है, पर ये एक प्रकार की आधुनिक टेक्निक है, आधुनिक तकनीक है। आधुनिक तकनीक ये कहती है कि जहां पर जिस इनपुट की आवश्यकता है, जितने मात्रा की आवश्यकता है, वहां पर उतना ही दीजिए, और उसी स्थान पर दीजिए, और उसी मात्रा में दीजिए, और उसी तरीके से दीजिए। उसको अपन क्या कहते हैं, सटीक खेती कहते हैं, परिशुद्ध खेती कहते हैं। कॉस्ट कम हो जाती है, इससे क्या हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। एक पर्यावरण पर, मृदा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो यहीं पर यूज कर रहे हो और एक पूरे खेत में यूज करते, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य तो बच रहा है कि सर, बिल्कुल बच रहा है। ठीक है, इसमें आधुनिक कई उपकरण भी यूज में लेते हैं। अब इन तीनों टर्मिनोलॉजी से समझ में आ गया होगा कि क्या है ये सब्जेक्ट, क्या कहना चाह रही है। इसके अलावा अगर आपको यही
थोड़ा सा डीप में समझना है। इसमें जो मैं आंसर बताऊंगा ना गैस पेपर के और गैस पेपर के सॉल्यूशन के, वो क्या करने वाले हैं साथियों, थोड़ा सा अपर लेवल से होने वाले हैं। वैसे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पर यहाँ पर बाद में पढ़ोगे तो थोड़ा सा कम लगेगा। वैसे समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा कम लगेगा। तो आपको इसके अलावा भी कुछ सुविधाएं अवेलेबल करवाई गई है। उसमें है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, और इसके साथ में ही दूसरा अपने हैं गैस पेपर और गैस पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके साथ में ही थर्ड आपके क्या अवेलेबल करवाया गया है, थर्ड आपको गैस पेपर और न्यू टाइप अवेलेबल करवाई गई है। और इसी प्रकार से अगर पूरा गैस पेपर सॉल्यूशन और गैस पेपर जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, और एक नॉर्मल इस वीडियो में बने रहना। इतनी मैं गारंटी लेता हूं, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगती थी उसके लिए वो लगेगी सर मजा आ गया, और पूरी सब्जेक्ट ऐसे कैसे याद हो गई, ठीक है। इसमें अपन गैस पेपर की बात करेंगे, 99% आपको मिलने वाला है एज इट इज ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो सारी चीजों को समझेंगे, अपनी खेती के अनुसार सारी चीजें समझने वाले हैं। और इसके साथ में ये बता दूं, बहुत सारे साथी होते हैं चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए पूरी वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है। ये इसको 5,000 10,000 व्यक्ति देख लेंगे, और उसमें से सब्सक्राइब कितने करेंगे, 5 या 10 करेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, 1 रुपया आपका नहीं लगता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं पढ़ाने पर, गले का ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्वास्थ्य का नहीं रख रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रिसीजन फार्मिंग ही रखती है सॉइल का, हेल्थ का, ठीक है, पर हम नहीं रखते हैं। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो 3-3 सेमेस्टर के गैस पेपर आ रहे हैं, ओल्ड पेपर सोल्यूशन आ रहे हैं, न्यू टाइप आ रही है, तो थोड़ा सा आप भी योगदान दीजिए। और जैसा भी समझ में आता है कि सर नहीं समझ में आया, अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया, या मजा आ गया, तो ये कमेंट करके बता दिया करो कि कैसे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। और कमेंट करने का भी कोई रुपया नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट क्यों करूं, मैंने तो पढ़ लिया बेटा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो फिर स्वार्थी हो गए आप, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एग्रोन 311, तीनों टर्मिनोलॉजी समझा दी सब्जेक्ट की। अब आती है डेफिनेशन आपकी किस किस से पूछी जाएगी। पहले एसएसएनएम की सर ये इंग्लिश में है क्या, बेटा इंग्लिश में नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और आगे आपको बताए जाएंगे इनके आंसर। पहले ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रखे हैं। एसएसएनएम साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, पहली चीज आ गई। इसके बाद में आती है सॉइल मैपिंग, मतलब मृदा का जो मैप अपन बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें समझा दूंगा। इसके बाद में आता है क्रॉप स्काउटिंग, क्रॉप स्काउटिंग क्या होता है। इसके बाद में जियो स्पाशियल टेक्निक, इसके बाद में आता है नैनो स्केल इफेक्ट, यील्ड मैपिंग, मतलब जो मृदा की उपज है उसका मैप। इसके साथ में ही आता है डिफरेंट, डिफरेंट में सबसे पहले आता है ब्लैंकेट एप्लीकेशन, फिर आता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, फिर आता है नैनो फर्टिलाइजर और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में। सारी चीजें एचटीसी से कैसे समझाने वाला हूँ। इसके बाद में आती है शॉर्ट नोट्स आपको बताने हैं एचटीसीआर पर, और इसके साथ में ही आपको बताना है किस पर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और इसके साथ में ही अपने आता है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन सेकंड आएंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द क्रॉप सिमुलेशन मॉडलिंग, मतलब क्रॉप सिमुलेशन के मॉडल क्या होते हैं, और इसके साथ में डिफरेंट टाइप के आपको क्या बताने हैं, मॉडल बताने हैं, और जो कि अपने इंडियन एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं या मदद करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग क्या है, सुदूर संवेदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुदूर संवेदन बोलते हैं, वो भी चीज बता देंगे। रोल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है इसकी, रिमोट सेंसिंग की एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है, और कंपोनेंट बताने हैं और प्रिंसिपल बताने हैं। क्या बताने हैं आपको, रिमोट सेंसिंग के कंपोनेंट बताने हैं, और क्या बताने हैं, प्रिंसिपल्स बताने हैं। शॉर्ट नोट्स देने हैं किस चीज पर, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड और जीपीएस, किस पर बताना है, जीपीएस पर बताना है। इसके बाद में लॉन्ग टाइप के सेकंड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहले जीआईएस क्या आता है, जीआईएस क्या आता है बेटा, जीआईएस इसमें क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो क्या था, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान,
जिसमें अपन इन चीजों का अध्ययन करते हैं। GIS पर्टिकुलर एक टेक्निक है, पर्टिकुलर एक क्या है, टेक्निक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में इन सभी चीजों का जो भौगोलिक जो सूचना प्राप्त करते हैं ना वो चीज आ जाती है। पर इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें तो जो पर्टिकुलर मैंने बताया ना वो अध्ययन होता है, अध्ययन करने की टेक्निक है। इसके बाद में आता है GIS, GIS के कंपोनेंट्स बताने हैं और इसके वेरियस एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन किस किस में करते हैं वो चीज बतानी है। व्हाट इज द प्रिसीशन फार्मिंग, प्रिसीशन फार्मिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स बताइए और इसके साथ में ही प्रिसीशन फार्मिंग क्यों आवश्यक है अपने प्रेजेंट एग्रीकल्चर सिनेरियो के हिसाब से, वो आपको बताना है। यहाँ पर है सिनेरियो बेटा। इसके बाद में है व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसके मुख्य जो पहलू है वो समझाइए। ठीक है, अब ये तो आपका आता है गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर से बता रहा हूं कि 99% ऐसा के ऐसे सपने वाला है, एजिटी सपने वाला है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है सबसे पहले आपके डेफिनेशंस आती है, क्या आती है बेटा, डेफिनेशंस आती है SSNM, फुल फॉर्म क्या बताई थी, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। एक एग्जांपल दूंगा, पूरी चीज माइंड में आ जाएगी, एक डेफिनेशन बताऊंगा वो भी समझने वाली। देखो साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर किसी साइट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि स्थान विशेष, स्थान विशेष का मतलब है कि यहां पर नाइट्रोजन की कमी है, यहां पर फास्फोरस की कमी है, तो बेटा जो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करोगे, न्यूट्रिएंट जो दोगे आपकी फसल को, वो फास्फोरस यहीं पर देना है, पूरे खेत में नहीं देना है, क्योंकि पूरे खेत में तो डिमांड है ही नहीं। ठीक है, इसके साथ में नाइट्रोजन देना है तो यहीं पर देना है, पूरे खेत में नहीं देना है। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट यही होता है कि जो जिस साइट पर जिस पोषक तत्व की डिमांड है उसी साइट पर उस पोषक तत्व को दिया जाए। मतलब क्या होता है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिस स्थान पर जिस पोषक तत्व की कमी है वहीं पर वही पोषक तत्व दिया जाए। तो समझ में आ गया कि क्या होता है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बस वो ही याद रखना है कि जिस स्थान पर जिस पोषक तत्व की कमी है उस स्थान पर वही पोषक तत्व दिया जाए, तो उसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो देख सकते हो स्थल विशेष जो पोषक तत्व प्रबंधन है, जिसमें फसल की आवश्यकता के अनुसार, फसल की आवश्यकता के अनुसार कि कौन से एरिया की फसल को क्या चाहिए, ठीक है, उसके अनुसार पोषक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। पहले एनालिसिस करेंगे कि कहां पर कमी है और फिर क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। इससे पोषक तत्व की खपत कम होती है कि नहीं होती है, कि सर बिल्कुल होती है, यहाँ पर कमी थी यहीं पर दिया, पूरे खेत में नहीं दिया, और इसके साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी थी यहीं पर दिया, पूरे खेत में नहीं दिया। मतलब क्या हो रहा है बेटा, खपत में बचत हो रही है, खपत में क्या हो रही है, बचत, मतलब कॉस्ट कम लग रही है। तो साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जहां पर कमी है वहीं पर दिया जाए। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अपने सॉइल मैपिंग। क्या आता है बेटा, सॉइल मैपिंग। देखो पहले डायग्राम और एग्जांपल समझाता हूं। ये आपके राजस्थान की मृदा है, ये आपकी राजस्थान में इस प्रकार का राजस्थान का है। अब भाई साहब राजस्थान के जिले नहीं बनाने, यहाँ पर राजस्थान के जिले नहीं बनाने हैं बेटा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन रिच है, यहाँ पर नाइट्रोजन या सोइल फर्टिलिटी भी बोल सकते हो इसको, कि यहाँ पर सोइल फर्टिलिटी क्या है, यहाँ पर रिच है और यहाँ पर सोइल फर्टिलिटी थोड़ी सी कम है, मतलब कोई पोषक तत्व की कमी है, वो भी डिनोट कर लेंगे जैसे नाइट्रोजन की कमी है। यहाँ पर रिच है और यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसकी कमी है, यहाँ पर रिच है और यहाँ पर किसकी कमी है, पोटेशियम की कमी है, यहाँ पर जिंक की कमी है, यहाँ पर आयरन की कमी है। ठीक है, इस प्रकार का एक मैप बना लेते हैं, जितना भी एरिया है ना उस एरिया की मृदा का एक मैप बना लेते हैं और उसमें दर्शा देते हैं। जैसे दर्शाते हो ना कि जयपुर, इसके साथ में गंगानगर, ये सारे जिले, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सारे दर्शा देते हो कि सर बिल्कुल दर्शा देते हैं। वैसे ही आपको एरिया के अकॉर्डिंग क्या करना है, दर्शाना है यहाँ की मृदा क्या है, यहाँ की मृदा। आपका जैसे इतना बड़ा खेत है, ठीक है, ये खेत है, अब इस खेत में आपको इसका मैप बना दो। मैप का मतलब है कि हर जगह डिनोट कर दो कि क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या चीज रिच है, क्या चीज पुअर है। ठीक है, तो वो सारी चीजें बन जाती है, मतलब मैप के टाइप में बता दिया जाता है सोइल की क्या क्वालिटी है, क्या फर्टिलिटी है। ठीक है, तो मैप समझ गए और मैप में डिनोट कर देते हैं कि ये चीज की कमी है, ये चीज रिच है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सॉइल मैपिंग कहते हैं।
मिट्टी मानचित्रण या मृदा मानचित्रण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की मृदा, उनके गुण और उनकी उर्वर क्षमता को मानचित्र पर दर्शाया जाता है ताकि फसल उत्पादन के लिए सही निर्णय ले सके। तो बेटा देख लो, ये एरिया है, मेरे को मानचित्र नहीं बनाना है इसलिए मैंने ये बना दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर कर दूं कि यहाँ पर क्या है, सॉइल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी फर्टिलिटी सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, सब चीज बढ़िया है, यहाँ पर भी सब चीज बढ़िया है, यहाँ पर थोड़ा आयरन और जिंक कम है। तो बेटा आप निर्णय क्या लोगे कि यहाँ पर तो क्या किया जाए, फर्टिलिटी को सुधारा जाए, यहाँ पर आयरन और जिंक दिया जाए, यही निर्णय लोगे सही उत्पादन के लिए। तो बेटा यही चीज होती है सॉइल मैपिंग, मतलब मृदा का मानचित्रण कर देते हैं उनकी क्वालिटी और गुणों के आधार पर, और इसके साथ में ही मृदा की जो उर्वरता है उसके आधार पर। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसके बाद में आता है क्रॉप स्काउटिंग। अब आपने देखा होगा घर वाले जाते हैं सुबह सुबह या 7 दिन से या 5 दिन से या 3 दिन से जाते हैं खेत में और खेत को देख कर आते हैं। जैसे कि घर वाले बोलते होंगे पापा वगैरह मम्मी वगैरह कि आज तो दादाजी कहाँ गए, खेत में गए, खेत को देखने, या खेत को ऐसे मान लो कि खेत का निरीक्षण करने। ठीक है, हिंदी में तो यही बोले कि खेत को देखने और खेत को निरीक्षण करने। तो अब अपन बात करें कि वहां पर क्या देख कर आते हैं। वहां पर देख कर आते हैं कि वहां पर कीट वगैरह का तो प्रकोप नहीं है, इसके साथ में वहां पर जो है सिंचाई वगैरह तो कोई पानी वानी की तो कमी नहीं है, वहां पर कोई और चीजें तो नहीं है, प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर कोई पोषक तत्व की तो कमी नहीं है। मतलब वहां का अपन क्या करके आएंगे, निरीक्षण करके आएंगे, फसल की देखभाल करके आएंगे। ठीक है बेटा। अब आपके पास में 5 बीघा खेत है, तो 5 बीघा की तो आप कर आते हो, आपके पास में 500 बीघा है, तो क्या 500 बीघा की एक दिन में करिया होगी? किसान नहीं कर पाएंगे। तो आजकल ऐसे ड्रोन वगैरह से क्या की जाती है, ये सारी चीजें की जाती है, ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप स्काउटिंग बोलते हैं। मतलब फसल की देखभाल करना ही होता है, वो किसी के द्वारा भी करो। ठीक है, फसल की देखभाल करना। तो देखिएगा क्रॉप स्काउटिंग में खेतों का निरीक्षण करके फसलों की स्थिति, रोगों, कीटों और पोषक तत्व की कमी का पता लगाया जाता है ताकि आवश्यक कदम उठाया जा सके। तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉप स्काउटिंग आ जाएगा। इसके बाद में आता है जियो स्पाशियल टेक्निक। जियो स्पाशियल टेक्निक क्या करता है, ये फर्टिलाइजर को रिकमेंडेशन भी करता है। अब साथियों इसमें क्या भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें लिख सको। ठीक है, और ऐसे ही ये सब्जेक्ट है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, ये भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, अब जियो स्पाशियल टेक्निक क्या है, जियो स्पाशियल टेक्निक है कि ये मृदा है, यहाँ पर आपको स्थानिक डेटा प्राप्त करना, यहाँ का स्थान का डाटा प्राप्त करना। जैसे साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट था, तो उसमें जियो स्पाशियल टेक्निक क्या देती है, यहाँ की जो भौगोलिक जो जानकारी अवेलेबल करवाती है, क्या करती है, भौगोलिक जानकारी अवेलेबल करवाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, जियो स्पाशियल टेक्निक कहते हैं। और ये बताती है, अब आपको पूछे कि जियो स्पाशियल टेक्निक का फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, मतलब जो फर्टिलाइजर जो बताती है कि ये देना है नहीं देना है, इसमें क्या योगदान है। अब बेटा योगदान तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का बता देती है कि यहाँ का कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन से की नहीं है, यहाँ पर बता देगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन करती है कि नहीं करती है, रिकमेंड करती है कि यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर बता देगी, यहाँ पर कमी नहीं है तो ये कह देगी कि नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जियो स्पाशियल टेक्निक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बता दो एक बार। देखो भूस्थानिक तकनीकी वह विधि है जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, मतलब प्राकृतिक संसाधनों मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, उनकी स्थिति, उनका वितरण और उनका उपयोग विश्लेषित किया जाता है। इसमें जीपीएस और जीआईएस टेक्निक है, मतलब जियो स्पाशियल में भी जीपीएस का और जीआईएस का इनका यूज करके पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर पोषक तत्व की कमी है नहीं है, और उसके आधार पर क्या दे देते हैं, फर्टिलाइजर दे देते हैं, उसके आधार पर क्या दे देते हैं, फर्टिलाइजर दे देते हैं। तो ये फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में भी क्या करती है, अपना योगदान देती है। तो जियो स्पाशियल टेक्निक समझ में आ गया क्या होती है। अब इसके बाद में देखिएगा
आगे आता है नैनो स्केल इफेक्ट। क्या आता है? नैनो स्केल इफेक्ट है। नैनो स्केल प्रभाव वह परिवर्तन है जो कि नैनोमीटर स्तर मतलब 1 से 100 नैनोमीटर होता है और इस पर पदार्थों में होते हैं और इस स्तर पर पदार्थों की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण क्या हो जाते हैं? ये गुण बदल जाते हैं। ये गुण क्या हो जाते हैं बेटा? बदल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? नैनो स्केल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नैनो स्केल इफेक्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? कि नैनो स्केल प्रभाव वह है जिसमें 1 से 100 नैनोमीटर के जो पदार्थ होते हैं वो इस स्तर पर पदार्थों की भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण बदल देते हैं। मतलब इस प्रभाव पर मतलब जो ये स्तर होता है, ये साइज होती है पदार्थों की, तो इसमें जो भी जैसे है, अब अपन बात करें कि भौतिक गुण कैसे बदलते हैं सर। एक तो यूरिया आपने देखा होगा, एक नैनो यूरिया देखा होगा। नैनो यूरिया के भौतिक गुण भी बदल गए, रासायनिक भी बदल गए और जैविक भी बदल गए, मतलब 1 लीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो नैनो स्केल इफेक्ट इसी को कहते हैं। समझ में आ गया कि वो अपना भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण बदल देता है और उसकी जो साइज होती है वो कितना होता है? 1 से 100 नैनोमीटर होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आती है नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यील्ड मैपिंग। क्या आती है? यील्ड मैपिंग। अपन पहले बेटा पूरा विश्लेषण करते हैं। पूरा क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि यहाँ पर पोषक तत्व कैसा है। आगे पहले फोरकास्टिंग कर देते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आगे मौसम कैसा रहने वाला, वो सारी चीजें कर देते हैं। वो सारी चीजें करने के बाद में अपन एक मैप तैयार कर लेते हैं। एक मैप तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पर उत्पादन कैसा हो सकता है। यहाँ की मृदा अच्छी है तो यहाँ का अच्छा हो सकता है, यहाँ का कम हो सकता है, यहाँ का अधिक हो सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस प्रकार से खेत का मैप बना देते हैं कि कौन से एरिया में कैसा प्रोडक्शन रहने वाला है, इसका अनुमान लगाते हैं और फिर टोटल अपन निकाल लेते हैं कि इतनी उपज होती है। तो ये यील्ड फोरकास्टिंग होती है कि उपज का पहले अनुमान लगा लेते हैं और उसके लिए पहले उपज का क्या बनाना पड़ता है? उपज का मानचित्र बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बेटा? मानचित्र बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यील्ड मैपिंग ये क्या है? तकनीक है जिसमें विभिन्न खेतों के उत्पादन की मात्रा को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। किस पर दर्शाया जाता है? मानचित्र पर दर्शाया जाता है ताकि फसल की पैदावार का विश्लेषण और भविष्य में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है? यील्ड मैपिंग। और बेटा एक और चीज बता देता हूँ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके प्री पीजी में, जेआरएफ में, सीयूटी पीजी में और डबलएओ में इनमें पूछी जाती है। और ये चीजें अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इस चैनल पर आए हो तो आपकी जो भी माइनर सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स, वो आपको इस प्रकार से समझाई जाएगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे, जैसे कि आपके हो रहे हैं, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसे हर एक चीज समझ सकते हैं, चाहे वो कितनी ही हार्ड सब्जेक्ट हो, वो चाहे स्टैटिक्स हो, वो चाहे एग्रोनॉमी हो, सारी सब्जेक्ट जो भी हार्ड लगती है ना, वो सब्जेक्ट पढ़कर देखना आप राइट एग्रो क्लासेस से, बहुत इजी वे में आपको समझाई जाएगी। और ऐसे ही अपन जो सेमेस्टर होता है उसमें शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाते हैं। तो आप भी अगर इस प्रकार से पढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ब्राइट एग्रो क्लासेस ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको नाम मात्र शुल्क में जो एक पीडीएफ का खर्च लगता है ना, 50 रुपए 60 रुपए, उस खर्च में एक सब्जेक्ट का मैटर मिल जाता है। मतलब टोटल सब्जेक्ट का 500-600 रुपए में आपको टोटल मटेरियल मिल जाता है। तो आज ही एक नंबर लिख लो 8690596638। जो सोच रहे हैं कि सर मेरे को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पानी है या अच्छे सेक्टर में जाना है, तो वो साथी आज ही इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको अच्छे से सारी चीजें क्या की जाएगी? समझाई जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है ब्लैंकेट एप्लीकेशन और वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। आपको इस पूरी सब्जेक्ट में एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी वो आपको एक्सप्लेन करके और दैनिक दिनचर्या में नहीं समझाई जा सके, और अप्लाई कर लेना और बता देना लास्ट में कि सर ये वाली चीज आपने नहीं बताई, ये वाली चीज हमारी समझ में नहीं है। अगर क्लास को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड पर क्लास को देख रहे हो तो ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा बेटा, इसमें आता है ब्लैंकेट एप्लीकेशन और एक आता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। दो स्टूडेंट्स का मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, दो स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं। एक है राम और एक है श्याम। क्या है बेटा? एक राम है और एक श्याम है। राम को और श्याम को मैं भेजता हूं कि बेटा दो खेत है अपने, फील्ड ए और फील्ड बी।
फील्ड एमए में भेजता हूँ श्याम को कि आपको उर्वरक देकर आने हैं। इसके साथ में ही फील्ड बी में भेजता हूँ, राम को भेजता हूँ, वो फील्ड बी में जाते हैं। ठीक है, अब मैं उनको देता हूँ कि आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है फर्टिलाइजर में दे देता हूँ 10-10 किलोग्राम दे देता हूँ, 10-10 किलोग्राम मैंने दे दिया। ठीक है, अब आप इसमें इस प्रकार से यूज करके आना बेटा, ताकि कम से कम आप जो है ना इसको बचा सको और मृदा की जो उपज वगैरह है वो भी अच्छी हो और इसको बचा भी सको। इस प्रकार से थोड़ा सा देना है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब उनको दोनों को दे दी रहा है कि आप देख रहा हो बेटा, अच्छे से जाओ। ठीक है, अब भाई साहब श्याम जाएगा, फील्ड में जाएगा और जो यूरिया है ना, यूरिया का कट्टा खोल के, यूरिया का कट्टा खोल के और खोल कर क्या दे देगा, पूरे खेत में छिड़क देगा। पूरे खेत में क्या कर देगा, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा। तो उसको तो अपन क्या कहते हैं, उसको ब्लैंकेट एप्लीकेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्लैंकेट एप्लीकेशन कहते हैं। अब भाई साहब ये जाते हैं, राम जाते हैं, और राम क्या है बेटा, राम तो भगवान है, राम तो सारी चीज जानते हैं। अब राम जाते हैं और राम जाकर क्या करेंगे, राम जाकर सबसे पहली चीज तो ये करेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज देखनी है कि कहां पर कौन से पोषक तत्व की कमी है, कहां पर कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो भाई साहब एक टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी एक प्रकार का उपकरण है, कृषि यंत्र है, और ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं इस उपकरण को जैसे ही खेत में लेकर जाएंगे तो जहां पर कमी होगी ना वहीं पर दी जाएगी। यहाँ पर अधिक मात्रा की आवश्यकता है तो अधिक दी जाएगी, यहाँ पर कम मात्रा की आवश्यकता है तो कम मात्रा दी जाएगी। मतलब पूरे खेत में अलग अलग मात्रा दी जाएगी, जहां पर जितनी आवश्यकता है उतनी दी जाएगी। उसको करते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, और ये एक प्रकार का कृषि यंत्र होता है। गूगल पर लगाकर फोटो देख लेना, पिछले ओल्ड पेपर में मैंने समझाया था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखिएगा, एक होता है ब्लैंकेट, मतलब ये तो क्या देते हैं, इसमें से तो 5 किलोग्राम ही लगता है, 5 किलोग्राम बच जाता है, क्योंकि जहां पर आवश्यकता हुई उसी के हिसाब से दिया। इन्होंने ब्लैंकेट मतलब पूरे खेत में दे दिया बराबर मात्रा में, भाई साहब 10 किलोग्राम लग गया। गुरुजी के पास में आते हैं, गुरुजी के पास में आकर बोलते हैं कि मैंने तो 10 किलोग्राम पूरा दे दिया, और इसको बोलते हैं कि आपने 5 किलोग्राम ही क्यों दिया। सर कि मैंने तो, आपने कहा था ना कि मृदा के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, पर्यावरण को स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, उपज को भी ध्यान में रखना है, तो मैंने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और वो टेक्नोलॉजी है वीआरटी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी के तहत मैंने क्या दिया, उस टेक्नोलॉजी के तहत मैंने उर्वरक दिया, और इसको वीआरटी टेक्नोलॉजी कहते हैं। जहां पर आवश्यकता हुई वहीं पर दिया जाता है। ठीक है, तो वीआरटी और ब्लैंकेट एप्लीकेशन में समझ में आया कि नहीं आया, वीआरटी और ब्लैंकेट एप्लीकेशन में समझ में आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं एक बार इसके वर्णन की ओर। तो सबसे पहले आता है कि समान रूप से पूरे खेत में दे देते हैं। मैंने भी कहा कि जो भी आपको देना है, जो श्याम गए थे वो पूरे खेत में बराबर मात्रा में देकर आए, और यहाँ पर हिस्सों में जरूरत के अनुसार, जहां पर राम ने क्या किया, जहां पर जरूरत थी वहीं पर दिया। ठीक है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, वीआरटी भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है SSNM, STCR, VRT, इनकी जो फुल फॉर्म है ना वो याद रखना। इसके बाद में एप्लीकेशन मेथड, पूरे खेत में समान रूप से क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, और भूमि के आवश्यकताओं के आधार पर लागू किया जाता है। एफिशिएंसी की बात करें, कम प्रभावी होता है, क्योंकि हर स्थान की जरूरत अलग अलग हो सकती है, कि कहीं पर तो आवश्यकता नहीं हो वहां पर भी दे दो, और कहीं पर ज्यादा आवश्यकता हो वहां पर भी आप कम दे रहे हो। तो भाई साहब आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब ये कम प्रभावी होता है, ये अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि क्षेत्र की विशेष जरूरत के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद में आता है कॉस्ट। ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं सस्ता होता है, क्योंकि एक ही प्रकार का क्या होता है, वितरण होता है। ये महंगा होता है क्योंकि इसमें उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, और उस टेक्नोलॉजी के तहत ही क्या दिया जाता है, जो उर्वरक है वो दिया जाता है, जो इनपुट है वो दिया जाता है। ये कस्टमाइजेशन नहीं होता है, ये कस्टमाइजेशन होता है मतलब विशेष क्षेत्र के लिए अनुकूलित किया जाता है। इसके साथ में यूजेज की बात करें, सामान्य है उपयोग, जहां भूमि की विशेषताएं समान होती है वहां पर यूज लिया जाता है। फिर इसका विशेष उपयोग, जहां भूमि की विविधताएं होती है वहां पर वीआरटी का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, अंतर समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट अंतर आता है नैनो फर्टिलाइजर, और क्या आता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर आता है। अब दोनों में अंतर समझा देता हूँ, दोनों में अंतर समझा देता हूँ। ठीक है, अब भाई साहब वो ही राम को और श्याम को बेचते हैं, श्याम को बेचते हैं, और इधर राम को बेचते हैं। किसको बेचते हैं बेटा, राम को बेचते हैं। ठीक है, अब राम और श्याम जाता है, इधर तो क्या देता है, नैनो देता है, नैनो
फर्टिलाइजर देता है, नैनो फर्टिलाइजर देता है। इधर क्या देता है बेटा, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। क्या देता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो उर्वरक होगा, ये उर्वरक तो जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, अब इस प्लांट को जैसे ही जैसे वो देकर आएगा 5 किलोग्राम कोई उर्वरक देकर आया, अब ये 5 किलोग्राम उर्वरक क्या होंगे, थोड़े से इसकी कंपेयर में ये जल्दी से क्या कर देगा, इनको रिलीज कर देगा, इनको क्या कर देगा, जल्दी से रिलीज कर देगा। ठीक है, कुछ यूज कर पाएंगे, कुछ क्या हो जाएगा, कुछ लीचिंग हो जाएगा। इसके साथ में एक आता है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। ये क्या करता है, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, अब इस प्लांट को आवश्यकता के अकॉर्डिंग देखा कि प्लांट बोल रहा है कि भाई साहब मेरे को क्या चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए, तो 1 किलोग्राम आने दे। इसके साथ में वो बोल रहा है कि अब मेरे को 500 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम आने दे, तो 500 ग्राम देता है। इसको मतलब कहता है कि ये आवश्यकता के अकॉर्डिंग, जितनी आवश्यकता हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये वाला होता है कि नैनो फर्टिलाइजर, मतलब ये भी क्या दिया जाता है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग, पर इसके कंपेयर में क्या करता है, कम इफिशियंसी वाला होता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं, समझ गए होंगे वैसे तो। अब इसमें आता है डेफिनेशन, नैनोमेट्रिक आकार में उर्वरक जो कि फसल तक पोषक तत्वों को धीरे धीरे पहुंचाता है। उर्वरक जो कि समय के साथ में धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ते हैं। ठीक है, ये नैनोमेट्रिक आकार के होते हैं, उर्वरक होते हैं, और ये क्या होते हैं, सिंपल क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। जैसे नीम कोटेड यूरिया हो जाएगा, नीम कोटेड यूरिया हो जाएगा, सल्फर कोटेड यूरिया हो जाएगा, इस प्रकार के अलग अलग होते हैं। इसके बाद में आता है, एग्जाम्पल लिख लेना जो मैंने बताया वो, न्यूट्रिएंट रिलीज। ये क्या करता है, जल्दी अवशोषण करता है, पोषक तत्व सीधे पौधों के द्वारा अधिक मात्रा में क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। धीरे धीरे पोषक तत्वों का रिलीज, और जिससे लंबे समय तक पोषक तत्व क्या होते रहते हैं, उपलब्ध होते रहते हैं, तो ये क्या होता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है। इसके बाद में आता है पार्टिकल साइज, नैनो स्केल 1 से 100 नैनोमीटर होती है, और ये सामान्य आकार के हो सकते हैं, माइक्रो भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आता है इफिशियंसी। ये बहुत ही अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि छोटे आकार में होते हैं, सक्रियता अधिक होती है। ये कम प्रभावी होते हैं क्योंकि लंबे समय तक पोषक तत्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसके बाद में आता है कॉस्ट। इसमें क्या होते हैं, ये वाले महंगे होते हैं, और नीम कोटेड यूरिया ये क्या होते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से निर्मित होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सस्ते होते हैं। इसके बाद में आता है यूजेज। विशेष परिस्थितियों और तकनीकों जरूरतों में क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर कृषि में व्यापक रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये कृषि में क्या किया जाता है, व्यापक रूप से क्या किया जाता है बेटा, उपयोग किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने क्या होता है, एक तो नैनो फर्टिलाइजर, और एक होता है अपने कौन सा, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। दोनों में अंतर समझ में आ गया, और एक ब्लैंकेट एप्लीकेशन वीआरटी में भी समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है STCR। क्या आता है, STCR आता है बेटा। इसमें फर्टिलाइजर देते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर की या किसी भी इनपुट की आवश्यकता देखते हैं। दोनों को समझ जाना, सारी चीजें इसमें दो में डिवाइड कर देता हूं मैं। एक तो ये आ जाता है और एक ये आ जाता है। ठीक है, अब सोइल टेस्ट और क्रॉप रेस्पॉन्स क्या आ जाती है बेटा, सोइल टेस्ट और क्रॉप रेस्पॉन्स आ जाता है। दोनों चीजों को ध्यान से समझना, सोइल टेस्ट और क्रॉप रेस्पॉन्स क्या आ जाता है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। दोनों चीजों को माइंड में डाल लो, सोइल टेस्ट एक माइंड में कि सर सोइल टेस्ट, एक माइंड में क्रॉप रेस्पॉन्स, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। दोनों चीजों को 2-4 बार बोलोगी तो आप की एक चीज डिमांड माइंड में आएगी कि जो ये सोइल टेस्ट है, क्रॉप रेस्पॉन्स है, ये कहीं ना कहीं कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट के लिए तो कोई मेथड नहीं है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। इधर मैं आपको देखता हूं कि आपके एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट की जांच की जाती है। इधर आपके सोइल है, क्या है बेटा, सोइल है, सोइल की जांच की जाती है। अब यहाँ पर भाई साहब इस मृदा की जांच करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि किसी इनपुट की आवश्यकता है क्या, सिंचाई की आवश्यकता है क्या, कोई न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है क्या। यहाँ पर इस प्लांट को देखेंगे, इस प्लांट को देखेंगे। प्लांट आपको पता है नाइट्रोजन की कमी दिखा देता है, फास्फोरस की, पोटेशियम की, इनकी कमी बता देता है, पानी की कमी बता देता है। तो इसके आधार पर अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्लांट के आधार पर, मतलब क्रॉप रेस्पॉन्स।
क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉप रेस्पॉन्स, कि सर बिल्कुल अपन कर सकते हैं, क्रॉप रेस्पॉन्स दे देती है, पानी की कमी होती है तो ऐसे मुरझा जाते हैं पौधे, पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं लगता है कि इसमें सिंचाई देनी है, कि सर बिल्कुल लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है जब पौधे पीले पड़ने लगते हैं तो उस टाइम नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, कि सर बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। और इसके साथ में ही आपके अलग अलग लक्षण देखे होंगे, प्लांट सिम्टम से बता देता है कि इसकी कमी है, ये देना है, ठीक है। तो ये होता है क्रॉप रेस्पॉन्स। क्रॉप रेस्पॉन्स के आधार पर अपन इनपुट्स को देते हैं, ठीक है। एक आता है सोइल टेस्ट, मतलब आप क्या करते हो, मृदा का टेस्ट करते हो कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, मृदा का टेस्ट करते हो कि नमी है या नहीं है, सिंचाई करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। और ये अपने क्या होता है, सोइल टेस्ट, मतलब इन दोनों चीजों का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब जैसे फील्ड में क्रॉप ही नहीं है तो भाई साहब उस टाइम तो टेस्ट ही करोगे, किसका टेस्ट करोगे, मृदा का टेस्ट करोगे बुआई से पहले, ठीक है। तो उस टाइम वो बड़ा काम में ले सकते हैं और इस टाइम ये वाला चीज काम में ले सकते हैं क्रॉप को लगने के बाद में। दोनों ही टेक्निक इनपुट को निर्धारित करने का या इनपुट देने का एक मैनर होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। तो समझ में आ गया क्या, बिल्कुल मेरे हिसाब से आ गया होगा कि सोइल टेस्ट और क्रॉप रेस्पॉन्स, सोइल टेस्ट के आधार पर और क्रॉप रेस्पॉन्स के आधार पर अपन क्या करते हैं, तय करते हैं कौन सा इनपुट देना है, ठीक है। देखिएगा इसमें आता है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तकनीकी का उद्देश्य होता है मिट्टी के पोषक तत्वों का निरीक्षण। यहाँ पर मृदा की सिंचाई भी आ सकती है, पर यहाँ पर मृदा के पोषक तत्व की, मतलब एक तो मृदा की जांच करके कर लेंगे और एक क्या कर लेंगे, अपने को मृदा में ही होते हैं पोषक तत्व, पर क्रॉप भी तो बता देती है, क्रॉप को मिल जाएंगे अगर मृदा में होंगे, तो नहीं होंगे तो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या बता देती है, ये भी बता देती है मृदा में पोषक तत्व की स्थिति। पोषक तत्वों का परीक्षण करके फसल की सही पोषक तत्व की आवश्यकताओं को क्या करता है, निर्धारित करता है, क्या, एसटीसीआर, क्या करता है बेटा, एसटीसीआर करता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके साथ में इसका पर्पज क्या होता है, यह किसानों को यह बताता है कि उनकी मिट्टियों में कौन सा पोषक तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में उर्वरक डालना चाहिए ताकि फसल का उत्पादन क्या हो, अधिक हो। क्योंकि क्रॉप के आधार पर या सोइल के आधार पर अपन बता देते हैं कि इसमें ये पोषक तत्व की कमी है, ये आपको देना है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले तो मिट्टी का परीक्षण करो, मिट्टी का परीक्षण करो और मिट्टी का परीक्षण करके आप जांच करो कि कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा में कमी है। इसके बाद में आता है फसल की जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों की सही मात्रा निर्धारित करना, मतलब फसल के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फसल की जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व की सही मात्रा का क्या करते हैं बेटा, निर्धारण करते हैं। इसके बाद में आता है इस डेटा का उपयोग करके उर्वरक की सटीक मात्रा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। मतलब इन दोनों का यूज करके क्या करते हैं, उर्वरक की कितनी मात्रा देनी है इसका निर्धारण करते हैं। तो ये क्या आती है, प्रोसेस आती है, स्टेप आती है। एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहला है कि फसलों की वृद्धि के लिए सही उर्वरक का प्रयोग। पहला होता है कि फसल की वृद्धि के लिए कितना अपने को एप्लीकेशन, कितना अपने को यूज करना है, कितना अपने को उपयोग करना है वो पता चल जाता है। और पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान कम होता है। पर्यावरण को क्या होता है बेटा, नुकसान कम होता है। इसके साथ में अधिकतम पैदावार और संसाधनों की क्या हो जाता है, कुशल उपयोग हो जाता है। अधिकतम पैदावार और संसाधनों का क्या हो जाता है, कुशल उपयोग हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कुशल उपयोग हो जाता है। इसके साथ में आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी। दो शाखाएं हैं, एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये जैव प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं और ये क्या बोल सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब जैव सूचना, जैव सूचना, ठीक है। तो ये क्या आती है, जैव सूचना, और ये क्या आती है, जैव प्रौद्योगिकी। अब दोनों में क्या क्या अंतर होता है देखिएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो कंप्यूटर की जो तार्किक जो गणनाएं होती है, तार्किक जो गणनाएं होती है ना, जो लॉजिकल जो कैलकुलेशन होती है, वो किस में आती है, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आती है। और एक होती है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी में अपन करते हैं ना, जैसे बीटी कॉटन का विकास किया, ये किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो सबसे पहले समझिएगा किसको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जैविक डाटा का विश्लेषण किया जाता है कि सर ये यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, मृदा में जो भी चीजें होती है, मृदा में किसी पोषक तत्व की कमी है, किसी पोषक तत्व की अधिकता है, तो उन चीजों का विश्लेषण तो कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है।
कंप्यूटर के द्वारा ही तो होता है ये सारे कार्य, आधुनिक कार्य तो, ठीक है। ये नई नई टेक्नोलॉजी है तो ये कंप्यूटर पर आधारित ही है, तो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और प्रबंधन के लिए कंप्यूटर की गणना विधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा ही तय करेंगे पहले के डाटा को यूज करके कि कौन से पोषक तत्व की कितनी कमी है, कितनी मात्रा देनी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो समझ गए क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जैविक डाटा को क्या किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है, प्रबंधन के लिए कंप्यूटर की गणनाएं की जाती है। इसके बाद में आता है कोर फोकस, मतलब इसका जो केंद्र होता है, जो ध्यान होता है वो किस पर होता है। तो देखो, जैविक डाटा जैसे जीनोम हुआ, प्रोटीन हुआ, रासायनिक संरचना हुआ, इनका क्या करता है, विश्लेषण करता है। इन डाटा का यूज जैविक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। खेती में जो भी समस्याएं आती हैं उनको हल करने के लिए किया जाता है। फिर आता है टूल्स, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और डेटाबेस। मतलब ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। डेटा माइनिंग, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतनी ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस अंतर के रूप में याद कर लेना इनको, ठीक है। इसके साथ में ही इसकी क्या की जाती है, रोगों की पहचान करने में, जीनोम अनुक्रमण ज्ञात करने के लिए और जैविक संसाधन, और इसके साथ में ही डेटा विश्लेषण करने के लिए क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। इसके बाद में आता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या आती है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। ये कि क्या करते हैं, ये जीवों और कोशिकाओं का उपयोग करके नए उत्पाद, उपचार विकसित करने की प्रक्रिया है। जैसे कि एग्जाम्पल में दूं तो क्या आ जाएगा, बीटी कॉटन आ जाएगा, बीटी कॉटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, आपके जो इसका जो अंतर है ना वो समझा देता हूं, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, जैविक डाटा का विश्लेषण और क्या करता है, प्रबंधन करता है। ये जीवों और जैविक प्रक्रियाओं का यूज करके क्या करता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है या नया उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है बेटा, नया उत्पाद बनाता है। इसके बाद में आता है कोर फोकस, मतलब डेटा का विश्लेषण और जानकारी का क्या करता है, संकलन करता है। डेटा का विश्लेषण करेगा और जानकारी का क्या करेगा बेटा, संकलन करेगा। इसके बाद में आता है जैविक उत्पादों, दवाइयों और उपचारों का क्या करता है, ये विकास करता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, जैविक उत्पादों, दवाइयों और उपचारों का क्या करता है, विकास करने में सहायक होता है। इसके साथ में की टूल्स की बात करें तो इसमें आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, गणना तकनीकें, इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ में नेक्स्ट आता है जीन संशोधन उपकरण, सेल कल्चर और जैविक जो प्रयोगशाला है, इन उपकरणों का इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। इनका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, जैविक अनुसंधान, रोगों का अध्ययन करना, जीनोमिक्स के लिए, और इसका यूज होता है कृषि में, चिकित्सा में, पर्यावरण संरक्षण में और खाद्य उत्पाद में क्या करते हैं बेटा, इसका यूज करते हैं, इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये अपने क्या आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। इसके साथ में आउटपुट की बात करें तो डेटा विश्लेषण और जैविक प्रक्रियाओं की समझ, इसके साथ में ही नए उत्पाद, दवाइयां, बायोफ्यूल, जीन संशोधन, ये करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, बस अंतर याद रखना, ज्यादा डीपली नहीं जाना है इस क्वेश्चन में। फिर आता है क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। क्या आता है बेटा, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल, और इसके साथ में ही डिफरेंट टाइप के आपको क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बताने हैं, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। अब सबसे पहली तो जरूरत है आपको कि क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के बारे में समझना कि ये मॉडल क्या होता है बेटा। जैसे कि एक फसल है, ठीक है, एक फसल है। अब इस फसल का मैं मॉडल तैयार करना चाहूँ ना, तो मैं इसको एक प्रकार से पहले एक डिजाइन करूंगा कि इस पर ये पर्यावरण का, जैसे इस पर अधिक ताप का, सूखा का, ये क्या नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या नहीं करना चाहिए साथियों, ये प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके प्रति मैं इनको क्या करूंगा, इनके प्रति इनका एक रेसिस्टेंस तैयार करूंगा, या मॉडल मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, क्रॉप सिमुलेशन मॉडलिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है, क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फसलों की वृद्धि, उत्पादन और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव का मॉडल तैयार किया जाता है और यह मॉडलिंग किसानों को यह समझाने में मदद करती है। क्या समझाने में मदद करती है बेटा? यह समझाने में मदद करती है कि फसल किस प्रकार की मिट्टी, जलवायु और उर्वरक कृषि पद्धतियां फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकती है। मतलब क्रॉप सिमुलेशन मॉडल में मैंने कहा ना कि इसको क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती है, क्या चीजें प्रभावित नहीं कर सकती है, उसका एक क्रॉप का मॉडल तैयार करते हैं। एक क्रॉप का क्या करते हैं बेटा? मॉडल तैयार करते हैं कि ये जो है ये प्रभावित नहीं होगी, इसको आप उगाओ, ये चीजें इस क्रॉप में होनी चाहिए। दैट इज क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। वो क्या होता है बेटा? क्रॉप सिमुलेशन मॉडल होता है। तो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल आपके माइंड में बैठा कि नहीं बेटा कि क्या होता है कि एक फसल है, उस फसल का अपन देखेंगे कि ये पर्यावरणीय कारक है, ये इसको प्रभावित करता है, ये चीजें इसको प्रभावित करती है, तो उनके लिए एक मॉडल तैयार करते हैं। उस मॉडल को कहते हैं क्रॉप सिमुलेशन मॉडल कहते हैं। ये कंप्यूटर पर आधारित होता है, साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिटरमिनिस्टिक मॉडल आते हैं, निर्धारित मॉडल। ठीक है, इसमें कृषि प्रक्रियाओं की क्या की जाती है? गणना पर आधारित क्या होते हैं? विश्लेषण होता है। फिर होता है स्टोकास्टिक मॉडल या संभाव्य मॉडल। इन मॉडलों में कृषि प्रक्रियाओं का परिणाम संभाव्यता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके बाद में आता है डायनेमिक मॉडल या गतिशील मॉडल। इसमें समय के साथ में कृषि प्रक्रियाओं में क्या क्या बदलाव होता है, जिससे आगे क्या क्या चीजें हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, अधिक तापमान आ सकता है, या फिर आर्द्रता हो सकती है, इससे ये कीट का प्रकोप हो सकता है। दैट इज डायनामिक मॉडल। मतलब आगे क्या क्या परिवर्तित हो सकता है। तो ये मुख्यतः मैंने 3 मॉडल बताए, वैसे 6 होते हैं जो कि मैंने जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है उसके सेकंड पार्ट में बता भी रखे हैं। तो बेटा इसमें कितने हो गए? 3 मॉडल हो गए। कितने मॉडल हो गए? कि सर 3 मॉडल हो गए। और ये तीनों मॉडल क्या है? ये आपके क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है। क्या है बेटा? क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है। मतलब इनके आधार पर अपन पहले पता लगा लेते हैं कि ये फसल ये है, इसका एक क्रॉप का मॉडल बना लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप सिमुलेशन मॉडल, जो कि डेफिनेशन में मैंने ऊपर बताया भी। इसके उपयोग क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले होता है फसल का उत्पादन की भविष्यवाणी कर देते हैं, पहले ही फोरकास्टिंग कर देते हैं क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा। ठीक है, समझ रहे हो? पहले से अपन फोरकास्टिंग कर देते हैं कि इतनी उपज होने वाली है। कैसे करते हैं? कि सर इन मॉडल्स के द्वारा आगे क्या चीजें आएगी, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या उपज हो सकती है, इसकी फोरकास्टिंग कर देते हैं क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा। इसके बाद में आता है उर्वरक और पानी की सही मात्रा का निर्धारण कर लेते हैं कि इतना इसको पोषक तत्व चाहिए और इतना इसको पानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव डायनेमिक मॉडल करता है, ये मॉडल क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। कंप्यूटर पर आधारित ये प्रणाली है एक। इसके बाद में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि आने वाली ऐसी ऐसी समस्या है, पहले फोरकास्टिंग हो गई तो पहले उससे बचाव कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कृषि जोखिम प्रबंधन में सहायक। आगे आने वाली रिस्क का क्या कर देते हैं? मैनेजमेंट कर देते हैं। तो ये क्या आता है? कृषि जोखिम प्रबंधन आता है। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। व्हाट इज द रिमोट सेंसिंग एंड रोल इन एग्रीकल्चर, और इसके साथ में कंपोनेंट और प्रिंसिपल्स। मतलब रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसका एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है, कंपोनेंट्स क्या है और प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना सारी चीज को। जैसे ये वाली अपनी क्या है? मर्दा है। ये क्या है बेटा? मर्दा है। अब इस मर्दा में मतलब ये टेक्निक क्या होती है? रिमोट सेंसिंग। ध्यान से समझना कि जो अपने रिमोट सेंसिंग है वो क्या करती है, ये मर्दा के बिना टच में आए हुए कुछ ऊपर से, मतलब बिना भौतिक टच में आए हुए, बिना भौतिक टच में आए हुए वहां की जानकारी प्राप्त कर लेना। यहां पर देखना जो मैं इशारा कर रहा हूं, यहां तो समझना कि भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, मर्दा कौन सी है, नीचे की ओर है, और ऊपर क्या है? ऊपर रिमोट सेंसिंग, मतलब सेंसर लगे हुए हैं। इस वाले उपकरण में क्या है? सेंसर लगे हुए हैं। नीचे की पूरी जानकारी को क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। जैसे ही इधर से गुजरेगा तो भाई साहब क्या कर लेता है? जानकारी को कलेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? जानकारी को कलेक्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। बिना भौतिक टच में आए हुए, बिना भौतिक स्पर्श किए हुए यह क्या कर लेता है? जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं। किस प्रकार से करता है वो सारी चीजें मैं आपको क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो एक डायग्राम से इसके प्रिंसिपल्स में समझाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा, रिमोट सेंसिंग एक तकनीक प्रक्रिया है जिसमें उपग्रह या विमान द्वारा पृथ्वी की सतह से
पृथ्वी की सतह से बिना संपर्क किए, बिना भौतिक टच किए हुए सूचनाएं एकत्रित की जाती है, सूचनाएं एकत्रित की जाती है। मैंने वही बोली ना कि रिमोट सेंसिंग ये क्या है बेटा, टेक्निक है, और ये उपग्रह या विमान के द्वारा, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा अभी, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से बिना टच में आए हुए, बिना टच में आए हुए वहां की जानकारी कलेक्ट कर लेना क्या होता है, रिमोट सेंसिंग होता है। और ये प्रिसिशन फार्मिंग में तो आता ही है कि वहां के उर्वरकों की, पोषक तत्व की, मृदा नमी की वो सूचनाएं ले लेता है, ठीक है। और ये किस किस काम में आता है, पर्यावरण में, प्राकृतिक संसाधनों के इनके प्रबंधन में क्या आता है, कहीं ना कहीं काम में आता है। इसके बाद में भूमिका की बात करें, भूमिका क्या क्या होती है, तो बेटा इसमें होता है सबसे पहले फसल की निगरानी करना या स्वास्थ्य का मूल्यांकन, इसके साथ में ही जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, और इसके साथ में भूमि के उपयोग की योजना, मिट्टी की स्थिति जानकारी कलेक्ट कर लेता है, पानी की उपलब्धता और सिंचाई प्रबंधन के बारे में बता देता है, नुकसान का मूल्यांकन, कोई सूखा और बाढ़ पड़ने वाला है तो उसका क्या कर लेता है, इवोल्यूशन कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है। इसके बाद में आता है इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो बेटा इसको देखना, मैंने पिछली वाली क्लास में तो वैसे ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वाली में अच्छे से समझाया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सूर्य होता है, ये क्या होता है बेटा, सूर्य होता है, ये क्या होती है कि सर ये मृदा होती है, ये सूर्य होता है, ये मृदा होती है, ठीक है। और ये एक सैटेलाइट होता है, ये क्या होता है, सैटेलाइट होता है, ये सैटेलाइट और ये सन, ठीक है, ये सन है और ये क्या है बेटा, सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट है, क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट कार्य करेगा, मेनली तो सैटेलाइट क्या करेगा, कार्य करेगा, ये ओनली क्या करेगा, विकिरण देगा, विकिरण देगा। अब दो प्रकार का होता है, ये एक्टिव होता है, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, एक क्या होता है, पैसिव होता है। एक्टिव में तो जो रेडिएशन है ना, वो रेडिएशन भी खुद सैटेलाइट भेजेगा, खुद क्या भेजेगा, सैटेलाइट भेजेगा। और पैसिव में क्या करता है, जो विकिरण, जो रेडिएशन आती है वो सूर्य की रेडिएशन आती है, किसकी आती है, सूर्य की रेडिएशन आती है। अब ध्यान से समझना सारी चीज को, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, जैसे ही अब यहां से किसी भी साइड से आ सकती है, अब एक्टिव में तो कहां से आ जाएगी बेटा, एक्टिव में तो सन या सूर्य से आ जाएगी, और पैसिव में कहां से आ जाएगी, सन से आ जाएगी। अब मैं सन वाला एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से क्या आएगी बेटा, विकिरणें आएगी, क्या आएगी, विकिरणें आएगी, जैसे ही मर्दा पर आएगी तो बेटा कुछ तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी, परिलक्षित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिलक्षित हो जाएगी, वापस जाएगी सैटेलाइट के पास में, वापस कहां जाएगी, सैटेलाइट के पास में जाएगी, ठीक है। यहां वाली सीधी यहां से आएगी, फिर वापस से चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। अब देखना पहले क्या आती है, पूरी प्रोसेस यही होती है, पहले रेडिएशन आती है मर्दा के पास में, मर्दा के पास में आती है, और मर्दा के पास में आकर कुछ तो यहीं पर रह जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी, वापस परिलक्षित हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं क्या, रिमोट सेंसिंग। अब देखना क्या प्रोसेस होती है, ये भाई साहब विकिरणें आएगी, यहां से इंफॉर्मेशन लेकर कहां पर जाएगी, सैटेलाइट के पास में जाएगी। सैटेलाइट क्या करेगा, सैटेलाइट इनको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद में कंप्यूटर वगैरह के द्वारा एनालिसिस किया जाएगा, कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और पता लगा लिया जाता है कि यहाँ पर कौन से पोषक तत्व की कमी है, क्या सिंचाई देनी है, क्या नहीं करना है, क्या सारी चीजें यहाँ से ले जाता है। जैसे अपन भेजते हैं ना किसी को कोई इंफॉर्मेशन लेने भेजते हैं कि आपको वहां पर जाकर क्या लेकर आनी है, इंफॉर्मेशन। जैसे कि होते हैं बहुत सारे, जैसे गलत कमेंट करने आते हैं कुछ, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन लेने आता है अपने चैनल पर, जैसे कोई भेजता है कि वहां पर तेरे को जाना है, ये इंफॉर्मेशन लेकर आनी है, ठीक है बेटा। तो वहां यहाँ पर आते हैं इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, कुछ तो यहीं पर पढ़ने लग जाएंगे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहीं पर पढ़ूंगा मैं तो, ठीक है। वो तो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, मतलब यहीं पर रुक गए। और कुछ क्या होते हैं, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ तो जाकर क्या बोलेंगे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ बोलेंगे कि वहां पर ये चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ बोलेंगे कि यहाँ पर वो कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे यहाँ पर 10 रुपए ले रहे हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पर तो एप्लीकेशन भी है, यहाँ पर तो यूट्यूब भी है, यहाँ की तो क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब ये जाकर कहां पर देंगे, सैटेलाइट है, मतलब जो भेजा था ना,
ये रेडिएशन भी कहां से आई थी, पैसिव में तो यहां से आती है, एक्टिव में यहीं से आएगी। मतलब सारी जानकारी कहां पर चली जाएगी, सैटेलाइट के पास में। अब सैटेलाइट क्या करेगा, मतलब जिसने भेजा था ना वो भेजेगा कि आप एनालिसिस करो कि ये सिस्टम कैसा है, आप एनालिसिस करो कि ब्राइट एग्रो क्लासेस कैसा है। तो फिर वो कंप्यूटर क्या बोलेगा कि बहुत अच्छा है, क्या है, बहुत अच्छा है, या फिर ये कमी है, या फिर ये कमी है और ये अच्छाई है, ठीक है, इस प्रकार से बताएगा। तो ये भी यही बताएगा कि यहाँ पर इस पोषक तत्व की कमी है, यहाँ पर ये सिंचाई देनी है, ये पानी देना है, और ये पोषक तत्व कम है। तो बेटा ये सारी चीजें क्या होती है, ये रिमोट सेंसिंग होती है। ये इसका प्रिंसिपल बता दिया मैंने इतने से में, क्या बता दिया, ये पूरा प्रिंसिपल हो जाता है, इसका सिद्धांत हो जाता है, ठीक है, क्लियर करना। मतलब कहां से आएगी, सूर्य से आएगी। दो प्रकार की होती है वैसे तो, एक्टिव होती है, पैसिव होती है। एक्टिव तो कहां से आएगी, सीधी सैटेलाइट से, और पैसिव कहां से आएगी, अपने सूर्य से आएगी। वहां पर आने के बाद में कुछ तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद में सैटेलाइट के पास में, सैटेलाइट इनको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद में एनालिसिस वगैरह होगा, फिर पता लगा लिया जाता है कि क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम बना लेना बेटा, ठीक है, डायग्राम बना लेना, आपके लिए भविष्य में ऐसी कोई नहीं बताने वाला। अगर यहाँ पर रहोगे तो यहाँ पर तो कंपटीशन के लिए भी पढ़ा देंगे, पर कोई नहीं पढ़ाने वाला, तो अच्छे से लिख लेना इनको, अभी समझ जाना। क्योंकि कल का किसी को क्या पता कि कल पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो अभी से नोट्स बनाकर तैयार रखो ना। अभी जो जेट वाले वो काम में आते हैं ना, कुछ टॉपिक आ जाता है कि वो पढ़ा था यार, वो बहुत अच्छा था, ठीक है, अगर वो नोट्स होते तो कहीं ना कहीं काम में आते। अब देखिएगा बेटा आगे की ओर बात करते हैं कि वो सारी चीजें बात कर ली। अब इसके बाद में आता है सेंसर। सेंसर क्या करता है, जो कि डेटा को क्या करता है, इकट्ठा करता है, जो कि सैटेलाइट में मैंने बताया आपको। सैटेलाइट में क्या होते हैं, सेंसर भी लगे होते हैं। ये सेंसर ही तो क्या करते हैं, सेंसर ही तो रेडिएशन की सहायता से, रेडिएशन के साथ में आते हैं और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जानकारी कलेक्ट करके लेकर जाते हैं। तो सेंसर क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, और इसके साथ में ये क्या करता है, मतलब डेटा को लेकर जाते हैं। सेंसर डेटा को लेकर जाएंगे और सैटेलाइट क्या करेंगे, सैटेलाइट डेटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में सिस्टम या सॉफ्टवेयर, मतलब जो मैंने कंप्यूटर का एग्जाम लिया था ना, वो कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा को प्रोसेसिंग और क्या करेगा, विश्लेषित करेगा। तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो सेंसर जो कि जानकारी वगैरह को लेकर आते हैं, इसके साथ में एक सैटेलाइट आ जाता है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है, इसके बाद में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है जो कि डेटा को प्रोसेसिंग और विश्लेषण करता है। कंप्यूटर आप समझ सकते हो। ये अपने क्या आ जाते हैं, कंपोनेंट आ जाते हैं। और सिद्धांत क्या आते हैं, सिद्धांत आता है बेटा, अब मैं इसमें सारी चीजें आपको दोबारा से समझा देता हूं कि ठीक है। सबसे पहले तो रिमोट सेंसिंग के लिए आवश्यक तरंग दैर्ध्य मतलब सूर्य से और दो चीजों से आ रही थी, ठीक है, पिछली वाली में मैंने डिटेल से बता रखा है। सूर्य से वहां से आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी, पृथ्वी की सतह से रेडिएशन का परावर्तन होगा, अवशोषण होगा, इसके साथ में कुछ का संचरण होगा। तो तीन प्रोसेस होगी। तो भाई साहब ये परावर्तन ये वापस जाएगी ना, ये वापस जाएगी सैटेलाइट के पास में। सैटेलाइट के पास में जाकर सैटेलाइट इनको कलेक्ट करेगा, हार्डवेयर को भेज देगा। किसको भेज देगा, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को भेज देगा। वहां पर प्रोसेसिंग होगी, विश्लेषण होगा, पता लगा लिया जाएगा कि ये कमी है, ये दिखता है। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, और इससे इजी लैंग्वेज में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। अब अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है वो सबसे पहले नैनो फर्टिलाइजर का क्या है, नैनो फर्टिलाइजर का है। नैनो फर्टिलाइजर मैंने बता दिया था वैसे कि ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें पोषक तत्वों का जो आकार है ना वो क्या होता है, 100 नैनोमीटर होता है। नैनो यूरिया का थोड़ा सा ध्यान रखना, डेफिनेशन पढ़ लेना। इनका उद्देश्य है कि पौधों तक पोषक तत्वों को अधिक प्रभावित और नियंत्रित तरीके से पहुंचाना, ठीक है। और इनका स्टोरेज क्या होता है, सही होता है, क्योंकि ये छोटी मात्रा में होते हैं, छोटी साइज में होते हैं। इसके बाद में आता है नैनो पेस्टिसाइड। क्या आता है, नैनो पेस्टिसाइड वो भी क्या होते हैं, नैनो स्केल पर आधारित ही होते हैं, नैनो स्केल इफेक्ट पर आधारित ही होते हैं। स्लो रिलीज करते हैं, पर्यावरण वगैरह पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालने देते हैं, तो ये नैनो पेस्टिसाइड हो जाते हैं। नैनो हर्बिसाइड वगैरह अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब होता है जियो ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, ठीक है। अब आपको पता है जीआईएस तो क्या कर रहा था बेटा, जीआईएस तो कर रहा था कि यहाँ पर कमी है ना, तो यहाँ पर ये जीपीएस जो है, ये जीपीएस क्या करता है, ये जीपीएस बताता है कि इस पॉइंट पर कमी है भाई साहब, इस पॉइंट पर नाइट्रोजन की कमी दीजिए, नाइट्रोजन पोषक तत्व दीजिए, इस पॉइंट पर फास्फोरस की कमी है, इस पॉइंट पर जो है आपके सिंचाई की कमी है, इस पॉइंट पर कोई ये इनपुट की कमी है। मतलब ये पॉइंट को ट्रैक करता है। आपने सुना होगा जीपीएस फोन को ट्रैक कर लेता है, जीपीएस गाड़ी को ट्रैक कर लेता है, ठीक है। किसी स्थान को ट्रैक करने के लिए, नेविगेशन के लिए जीपीएस उस भी तो काम में आता है ना, ये
ट्रैक करता है कि ये कहां से किधर से जा रहा है, ये रास्ता किधर से जा रहा है। उसको ट्रैक करने का नेविगेशन अपने को बताता है कि इधर से जाकर इधर से जाकर इधर से आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या बताता है, नेविगेशन, मतलब ये दिशा भी प्रदान करता है और इसके साथ में ही क्या करता है, ये कहीं ना कहीं कोई पॉइंट के बारे में बताता है, ट्रैक करता है किसी भी वस्तु को। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जीपीएस। जीपीएस एक उपग्रह है, ये भी सैटेलाइट पर आधारित है। आपको सुना होगा कि सैटेलाइट के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, ये जो अपन देखते हैं, मैप देखते हैं, तो ये मैप जीपीएस पर आधारित ही होता है। ठीक है, तो ये उपग्रह पर आधारित प्रणाली है, किसी भी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति को निर्धारित करता है। कृषि में भूमि को नापने, फसल की निगरानी करने और संसाधनों के प्रबंधन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। खेतों की सीमाओं, सिंचाई प्रणालियों, वाहन के मार्गों का भी क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसके आता है कंपोनेंट। बेटा इसके कंपोनेंट 3 प्रकार के होते हैं। कितना होता है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है एक होता है अंतरिक्ष या सेगमेंट, जिसको अपन स्पेस बोल सकते हैं। एक होता है कंट्रोल सेगमेंट। एक क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट होता है। ठीक है, एक क्या होता है, यूजर सेगमेंट होता है। यूजर सेगमेंट होता है। अब भाई साहब यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो स्पेस के पास में जाएगी और स्पेस से कहां पर जाएगी, यूजर के पास में। मतलब ये 3 चीजें होती है। एक तो स्पेस, मतलब जो अंतरिक्ष में होता है। एक कंट्रोल सेगमेंट होता है जो कि अपने पृथ्वी पर, मतलब धरातल पर होता है। एक यूजर होता है जो कि यूज करते हो ना, आप यूज करते हो ना कि मेरे को कहां पर जाना, मेरे को जयपुर जाना है तो जयपुर की लोकेशन बता दीजिए, तो वो यूजर होता है। ठीक है, एक स्पेस होता है, एक कंट्रोल सेगमेंट। 3 चीजें काम में आती है जब भी आप लोकेशन देखते हो, तो 3 चीजें काम में आती है। अब देखना, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला स्पेस सेगमेंट होता है, जिसमें 24 से अधिक उपग्रह है। टोटल सैटेलाइट कितने हैं पूछा जा सकता है, जीपीएस में 24 से अधिक है। तो देखिएगा, यह घटक उपग्रहों से मिलकर बना है जो कि पृथ्वी की कक्षा में क्या करते हैं, घूमते हैं। जीपीएस प्रणाली में 24 से अधिक क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। 24 से अधिक सैटेलाइट या उपग्रह होते हैं और यह प्रत्येक उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर लगभग 12 घंटे में एक बार घूमता है। पृथ्वी पर क्या होते हैं, उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर लगभग 12 घंटे में क्या एक बार घूमता है। 12 घंटे में एक बार घूमेगा प्रत्येक उपग्रह, 12 घंटे में ओनली एक बार, याद रखना। और ये उपग्रह सटीक समय और स्थानिक डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो क्या करता है, ये सटीक समय को भी क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। इसके साथ में स्थानिक डेटा कुछ चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपको पता है आजकल बता दिया जाता है कि कहां पर जाम चल रहा है, कहां पर नहीं चल रहा है। तो बेटा ये जीपीएस का सिस्टम है, सैटेलाइट बता देते हैं। सैटेलाइट वहां की स्थिति का स्थानिक डेटा, समय वगैरह ये सारी चीजें क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये चीजें अप्लाई करके देखो। गूगल मैप बता देता है कि यहाँ पर जाम चल रहा है, यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो वो क्या होता है, जीपीएस का ही कमाल है। इसके बाद में आता है रोल, भूमिका। इसकी क्या भूमिका है, तो ये स्थान, लोकेशन को, स्पीड को और टाइम का डेटा प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि रेल यहां से जयपुर कितने टाइम तक जाएगी, मतलब अजमेर से जयपुर कितने टाइम में रेल जाएगी, समय का भी तो करता है। ठीक है, इसके साथ में कितनी स्पीड से जाएगी, तब कहां पर पहुंचेगी, ये भी बताता है। बाइक कितने टाइम में जाएगी, बस कितने टाइम में बताएगी, ये बता देता है। क्या बताता है, आपके जैसे ये इस स्पीड से चल रहा है तो जयपुर जाने में कितना टाइम लगेगा, बता देता है। तो ये भाई साहब जीपीएस का ही कमाल है। किसका है, जीपीएस का ही कमाल है। इसके बाद में आता है कंट्रोल सेगमेंट। क्या आता है बेटा, कंट्रोल सेगमेंट आता है। कंट्रोल स्टेशनों, भूमिगत पर होते हैं ये इनसे मिलकर बना होता है। और इसके साथ में ही स्टेशनों का मुख्य स्टेशन कोलोराडो यूएसए में स्थित है। कहां पर है, कोलोराडो यूएसए में स्थित है। स्टेशनों का भी मुख्य स्टेशन होता है, मतलब ये स्टेशन तो जगह जगह पर है, पर इनका भी मुख्य स्टेशन कोलोराडो यूएसए में स्थित है। ग्राउंड स्टेशनों का प्रयोग उपग्रह की स्थिति, समय, कक्षा की निगरानी रखने का कार्य करता है। मतलब ये जो ग्राउंड वाला स्टेशन है, ये इसकी क्या करता है, निगरानी रखता है, समय, कक्षा की निगरानी वगैरह रखता है। उपग्रहों को सही करना, उपग्रहों की जो स्थिति है, कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाती है, तो कंट्रोल सेगमेंट है, पूरा कंट्रोल यहाँ पर है। इनका भी कंट्रोल बेटा कहां पर है, इनका कंट्रोल यहाँ पर है। और फिर भाई साहब ये जानकारी देता है यूजर को, फिर यूजर क्या करता है, जीपीएस में लोकेशन लगाता है,
मेरे को जयपुर जाना है, जयपुर टू हरियाणा जाना है, तो भाई साहब यहां से ये इनको कंट्रोल करेगा और ये भाई साहब इसको इंफॉर्मेशन देगा यूजर को, सभी व्यक्तियों को। इसके बाद में आता है आगे की ओर, आगे आता है ये सिग्नल की सटीकता की को भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि ये सही जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके बाद में आता है अपने यूजर सेगमेंट। यह घटक उपयोगकर्ताओं और जीपीएस के उपकरणों से संबंधित होता है, जो कि रिसीवर जैसे मोबाइल, कार, नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट उपकरण वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट से मिलता है। कहां से मिलता है? सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त होता है। तीन चीजें मैंने बताई थी, दोबारा से समझ लेना। ये कंट्रोल सेगमेंट है, ये उपग्रहों का क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कंट्रोल करने के बाद में ये यूजर को जानकारी भेजेगा। किसको भेजेगा? यूजर को भेजेगा। किसको भेजेगा बेटा? यूजर को भेजेगा। और ये क्या है? कंट्रोल सेगमेंट है। कौन सा है? कंट्रोल सेगमेंट है। और ये अपने क्या है साथियों, ये अपने क्या आ जाएगा, ये सैटेलाइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का कंट्रोल सेगमेंट इसको कंट्रोल करता है। ये भाई साहब चारों तरफ घूमते हैं, 24 शहर प्रत्येक टाइम में एक घूमता है और समयकार इनका क्या करता है, स्थान का डेटा को प्रोसेस करता है। इसके साथ में ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके आ जाएगा जो यूजर यूज करता है। अब ऐसे नहीं कि 5 दिन से अपडेट करता है, ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। कोई रास्ता बंद हो गया, क्या चीज है क्या नहीं, वो सारी चीजें क्या करता रहता है, एनालिसिस करता रहता है। इसके माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने शायद अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया। अब आता है डिफाइन जीआईएस, मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स बताइए और इसके एप्लीकेशन, मतलब इसके क्या बताइए, कार्य बताइए। इसके क्या बताइए बेटा? कार्य बताइए। तो सबसे पहले जीआईएस क्या होता है? सबसे पहले जीआईएस क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियो इंफॉर्मेटिक्स आपने सुना था। जियो इंफॉर्मेटिक्स क्या देता है? भू-स्थानिक की जानकारी देता है, एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है। ऐसे ही अपन बात करें तो जीआईएस एक प्रकार की क्या है, टेक्निक है। एक प्रकार की क्या है, टेक्निक है। और जीआईएस क्या करती है बेटा? जीआईएस क्या करती है? किसी भी स्थान की जानकारी देती है। ये तकनीक है, जीपीएस की तरह है। ठीक है, वो एक शाखा थी जिसमें अपन किसी स्थान के डेटा कलेक्ट करने का अध्ययन करते हैं, पर इसमें क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करने की तकनीक ही है कि इसी स्थान का डेटा कलेक्ट करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, क्या है क्या नहीं है वहां की स्थिति, इसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ऐसा कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो कि भौगोलिक डेटा को एकत्रित, मतलब किसी भू-स्थानिक डेटा को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है और प्रबंधित करता है, विश्लेषण करता है और उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट या प्रस्तुत करता है। और इसका उपयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। समस्याओं को हल करने के लिए कैसे? जहां से अपन बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है तो यहाँ की समस्या हल कर देंगे, नाइट्रोजन दे देंगे यहीं पर। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इसका कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक तो हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर वगैरह यूज में आता है। एक तो क्या होता है, कंप्यूटर वगैरह काम में आएगा इसमें। ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, जो चीज काम में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर काम में आएगा। एक सॉफ्टवेयर, विशेष प्रकार के जीआईएस सॉफ्टवेयर क्या लेते हैं, इसमें काम में लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीजें काम में आएगी। इसके बाद में डेटा, मतलब जो भौगोलिक एरिया है वहां से क्या लिए जाएंगे, डेटा लिए जाएंगे। तो वो डेटा भी क्या लेते हैं, काम में आते हैं। जैसे मिट्टी का प्रकार, जलवायु, फसल क्षेत्र, वो चीजें क्या आती है साथियों, काम में आती है। वो चीजें क्या आती है, काम में आती है। इसके बाद में आता है पीपुल। क्या आते हैं? पीपुल, मतलब लोग जो कि क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? यूज कर रहे हैं। जीआईएस विशेषज्ञ और उपयोगकर्ताओं जो कि डेटा को व्याख्या करते हैं। डेटा को क्या करते हैं बेटा? इंटरप्रेशन या व्याख्या करते हैं। इंटरप्रेशन या क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं और निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? निर्णय या डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या आते हैं? लोग। क्या आते हैं बेटा? लोग। और इसके साथ में मेथड्स, मतलब जिन नियमों का यूज करके डेटा को प्रभावी रूप से क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, ये क्या आ जाएगा बेटा? ये अपने मेथड्स आ जाएगी, ये अपने विधियां आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? विधियां आ जाएगी। तो सारी चीजें समझ लो एक बार जल्दी से। पहला आता है हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, भंडारण उपकरण जिनका उपयोग डेटा को संसाधित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर, विशेष प्रकार के जीआईएस सॉफ्टवेयर, जैसे कि जो कि डेटा को एनालिसिस करने में काम में आते हैं। डेटा मतलब भौगोलिक एरिया की जो जानकारी होती है वो आ जाएगी। पीपुल मतलब जीआईएस विशेषज्ञ और उपयोगकर्ता जो कि डेटा को क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, इनका जो यूज करते हैं ना बेटा, वो क्या आ जाएंगे, पीपुल आ जाएंगे। मतलब ये क्या करते हैं, ये लोग
होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं डेटा वगैरह को। इसके बाद में आता है मेथड, जिन विधियों से क्या करते हैं अपन डेटा को कलेक्ट करते हैं वो मेथड्स आ जाएंगे। तो ये कंपोनेंट होते हैं कि 6 चीजें इनमें काम में आती है। सबसे पहले हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर वगैरह, इनमें सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग प्रकार के, कंप्यूटर के बारे में जानता होगा वो अच्छे से जानता है। इसके बाद में आता है तीसरा डेटा, जो कलेक्ट करते हैं वो डेटा भी तो काम में आएगा कंप्यूटर में, उसी का तो एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में आता है पीपल, लोग अपन यूज करेंगे, जैसे मैं मेरे खेत में यूज कर रहा हूँ, ऐसे टेक्निक का यूज में ले रहा हूँ तो मैं यूज करूंगा इस चीज को, तो मैं भी क्या हुआ, इसका कंपोनेंट हुआ। इसके बाद में आता है मेथड, मेथड का मतलब क्या होता है, 5 ही कंपोनेंट होते हैं। मेथड का मतलब होता है जिस मेथड से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज जीआईएस का क्या होता है, मेथड होता है। तो ये 5 क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, जीआईएस का क्या उपयोग होता है, जीआईएस का क्या उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, मतलब इसका यूज क्या होता है, जीआईएस का क्या होता है, यूज होता है। जीआईएस का क्या होता है बेटा, यूज होता है। इसमें सबसे पहले अपन बात करें एग्रीकल्चर या कृषि, एग्रीकल्चर क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर या कृषि आ जाएगा। मतलब जीआईएस का किस में यूज होता है, एक तो एग्रीकल्चर में अपन यूज करते हैं, जैसे कि अपन बात करें, जैसे कोई भी अपना एरिया है, उस एरिया में अपन क्या करते हैं, पोषक तत्व वगैरह के लिए यूज में लेते हैं, तो बेटा वो क्या आ जाती है, वहां की जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो कृषि में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और फसल की निगरानी वगैरह रखने में इनमें आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कोई बाढ़, सूखा, कोई भी आपदा आ रही है तो उसका पहले पता चल जाता है। आपको पता है कि भूकंप आने से पहले बता देते हैं कि भूकंप आने वाला आ रही है, किसके द्वारा होता है, जीआईएस के द्वारा ही होता है। अब इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं समझ रही हो, आपके बीएससी एग्रीकल्चर में ही है ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है भूमि का उपयोग या योजना बनाना। इसके साथ में जैसे इस भूमि का किस में यूज कर सकते हैं, ये भी जीआईएस बता देता है एनालिसिस करके। इसके बाद में जल, खनिज और वन वनस्पति का प्रबंधन भी किसके द्वारा करते हैं, जीआईएस के द्वारा करते हैं। और पर्यावरण की निगरानी, जैसे प्रदूषण का नियंत्रण हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा करते हैं, जीआईएस के द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिसिशन फार्मिंग, क्या आता है बेटा, प्रिसिशन फार्मिंग। 4-5 पॉइंट बताए थे, राइट इनपुट, राइट मेथड और राइट मैनर भी बोल सकते हो, राइट प्लेस, राइट अमाउंट। तो ये क्या होता है, इनपुट्स का अगर इस प्रकार से अपन यूज करते हैं ना, तो बेटा उसको अपन क्या कहते हैं, उस खेती की तकनीक को क्या कहते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग। मतलब यह एक कृषि तकनीक है जिसमें फसलों की बढ़ती स्थिति और इसके साथ में ही मिट्टी की स्थिति, जलवायु की स्थिति, संसाधनों का सटीक और कुशल उपयोग करते हैं, रिसोर्सेज का सटीक और कुशल उपयोग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं प्रिसिशन फार्मिंग। तो वो सिद्धांत लिखे ना राइट वाले जो मैंने बताए थे। इसके बाद में कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो कंपोनेंट्स जो भी पढ़ के आए हैं ना बेटा, रिमोट सेंसिंग पढ़ के आए हैं, जीपीएस पढ़ के आए हैं, जीआईएस पढ़ के आए हैं, वीआरटी पढ़ के आए हैं, डाटा एनालिटिक। इसके बाद में और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लिखना है। वीआरटी लिख लिया, क्रॉप स्काउटिंग, क्रॉप स्काउटिंग लिख लेना। इसके साथ में यील्ड मैपिंग लिख लेना, यील्ड मैपिंग लिख लेना, मैपिंग लिख लेना। सॉइल मैपिंग लिख लेना, सॉइल मैपिंग लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको इसी में लिखना है, किस में लिखना है बेटा, इसके कंपोनेंट में लिखना है, जो भी अपन चीजें यूज करके आए हैं ना। अब इनके बारे में तो मैंने बता दिया है पहले ही, सारी चीजें अपन समझ ली। अब आता है इसकी आवश्यकता क्यों है, तो बेटा इसकी आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में क्या हो रही है, कि प्रोडक्शन में क्या हो रही है, प्रोडक्शन में गिरावट आ रही है, प्रोडक्शन में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। इसके साथ में अपन बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन करने के लिए और फसलों को अधिकतम उत्पादन करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण और उर्वरक के उपयोग में कमी और कृषि लागतों की कमी के लिए इनका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे नेक्स्ट आता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है मैंने बता दिया था, कृषि क्षेत्र में भी यूज करते हैं, औद्योगिक में, और इसके साथ में जो मेडिसिनल क्षेत्र होता है ना उनमें भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक क्या है बेटा, शाखा है या ब्रांच, क्या है, शाखा या ब्रांच, जिसमें पदार्थों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और इसका उपयोग कृषि, चिकित्सा और इसके साथ में ही औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। कृषि, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। इसको क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बेटा, नैनो प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में
में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है और औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रिसिशन फार्मिंग में बात करें तो नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, नैनो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। सॉइल सेंसर क्या कर लेते हैं, सॉइल सेंसर जैसे कि मृदा की नमी वगैरह का इनका पता लगा लेते हैं, पोषक तत्वों वगैरह का। इसके बाद में क्या आते हैं नैनो कैप्सुलेशन, जो कि पोषक तत्वों और कीटनाशकों को नियंत्रित स्लो रिलीज करता है, उसको बोलते हैं नैनो कैप्सुलेशन। बाहर की ओर क्या होगा, एक कैप्सूल आवरण होगा जो कि धीरे धीरे इसको रिलीज करेगा। वाटर का मैनेजमेंट भी क्या होता है, अच्छे से होता है। तो ये अपने क्या होती है बेटा, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है। पीडीएफ के लिए मैसेज कर देना। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।